हाँ, अपन जो रजिस्ट्री के नियम में देख रहे थे, तो अगला जो मामला है उसमें मंगू सिंह बनाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट, और पेज हैं 871। तो इस मामले में अपीलार्थी द्वारा, जो कि नगर पालिका के इलेक्शन के संबंध में था, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 13 D और F के संबंध में मामला था। इसमें ये थी कि किसी व्यक्ति ने नगर पालिका के इलेक्शन के लिए नामांकन भरते समय उसके ऊपर 1 वर्ष से अधिक की मांग के नगर पालिका का बकाया था, परंतु उसने कब था बकाया, जब उसने नामांकन भरते या नॉमिनेशन भरते टाइम ही उस व्यक्ति के ऊपर 1 वर्ष से ज़्यादा समय से कुछ बकाया था, लेकिन उसके किसी मित्र ने इलेक्शन की डेट से पहले जो उसके ऊपर जो बकाया था या डिमांड थी, उस राशि को उन्होंने जमा करा दी। तो ये हुआ कि भाई जब नॉमिनेशन या नामांकन भरा गया तब तो उसके ऊपर बकाया था, लेकिन जब इलेक्शन हुआ या चुनाव हुआ उससे पूर्व उसके दोस्त ने वो जो उसके ऊपर बकाया थी उस राशि को चुका दिया गया और वो इलेक्शन हो गया, और इलेक्शन होने के बाद में वो जीत गया। तो ये जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 13 का जो सब क्लोज D है और उसी का सब क्लोज F है के अंतर्गत ये प्रावधान था कि ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर 1 वर्ष से अधिक का नगर पालिका कर अथवा कोई भी बकाया हो वह निर्वाचन के अथवा नगर पालिका बोर्ड के सदस्य होने के अयोग्य होगा, ये इसमें प्रावधान था। अब ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि भाई मैं तो, मेरे ऊपर जो बकाया था मुझे न तो नोटिस मिला, और नोटिस फिर भी मेरे दोस्त ने मेरे द्वारा उस मतलब जो मेरे ऊपर बकाया था उसका भुगतान कर दिया इलेक्शन से पूर्व, तो मेरा जो मैं विजयी घोषित हुआ हूँ वो विधिमान्य माना जाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ से नगर पालिका अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि इनको पहले भी हमने कुछ नोटिस दिए थे और इनके यहाँ चिपकाए गए थे, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। तो अब ये बात आई कि क्या मतलब मतदान की तिथि से पूर्व जो चुकाया गया है टैक्स, या फिर जिस तिथि को नॉमिनेशन की भरा था उस तिथि पे उसके ऊपर जो बकाया था, तो क्या वो उनका जो चुनाव विजयी वो जो घोषित हुए हैं तो उनके संबंध में क्या व्यवस्था रहनी चाहिए। तो इसमें ये बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके ऊपर जो डिमांड थी या नोट था या जो आपके ऊपर बकाया था, आप कहते हैं कि नोटिस नहीं दिया गया, ये बात अलग है, लेकिन आपको स्वयं को ही ये देखना चाहिए था, आपको खुद स्वयं को पता करना चाहिए था कि मेरे ऊपर कोई नगर पालिका का कोई टैक्स या कोई देय राशि तो मेरे ऊपर बकाया नहीं है, अतः आपकी स्वयं की जिम्मेदारी थी। अतः सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अस्वीकार करते हुए कहा कि यदि मांग शब्द का साधारण अर्थ जिसे मांगा जाए होता है, परंतु उपर्युक्त बंधों में विधायिका का ऐसा आशय नहीं था और इसको ये माना जाना चाहिए सुसंगत तिथि नामांकन भरने की तिथि ही थी, न कि मतदान की तिथि। मतलब नामांकन की तिथि पे आपके ऊपर कोई बकाया नहीं होना चाहिए, न कि चुनाव की तिथि को बकाया नहीं की बात है।
अतः रिश्ती का नियम लागू करने से यह स्पष्ट है कि मांग या डिमांड, और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था डिमांड का मतलब विशेष संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति किसी से कुछ सामान मांग रहा है या डिमांड कर रहा है वो नहीं मानते हुए, यहाँ विशेष शब्द देखा जाना चाहिए। मांग का अर्थ नगरपालिका कर अथवा अन्य बकाया राशि से है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अभी निर्धारित किया कि मांग का मतलब विशेष मांग है, नहीं कि कोई साधारण शब्द, या ये नहीं कि भाई एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी से कोई सामान लिया हो तो वो डिमांड नहीं होगी, बल्कि यहाँ इसका विशेष संदर्भ में देखा जाएगा। तो अब अगला वाद हम देखते हैं रिश्ती में ही, आलमगीर बनाम बिहार राज्य। इसमें अपीलार्थी पर इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 498 के अंतर्गत आरोप लगाया गया, जिसके अनुसार जो कोई किसी स्त्री को, जो कि किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वो जानता भी है, मतलब उसको पता है कि वो अन्य पुरुष की पत्नी है, का विश्वास करने का कारण वह रखता है, उस पुरुष के पास से, उस पुरुष की ओर से उसकी देख रेख करता है, या इस आशय से ले जाता है, ले जाएगा या फुसलाएगा या ले कि वह किसी व्यक्ति के साथ रखेगा, तो वो ये कहा जाता है कि वो उस स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों ही भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा। मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति जो कि दूसरे की स्त्री मानते हुए उसको पता है फिर भी वो अपने साथ उस दूसरे की पत्नी को रखता है, तो ये मामला मतलब इस धारा के तहत आना चाहिए। तो यहाँ इस व्यक्ति का कहना था कि मैंने न तो फुसलाया है, न ही उसको मैं ले गया हूँ, और न ही मैंने उसको डिटेन या निरुद्ध किया हुआ है क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा से मेरे साथ रहती है, इसलिए ये मेरे ऊपर ये जो आरोप या ये कहीं की धारा 498 जो कि आईपीसी की धारा है, उसके तहत जो आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है और नहीं होने चाहिए। तो ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 प्रकार के विषयों तथा ले जाना या फुसलाना या छिपाना या डिटेन करना या रोकना या निरुद्ध करना का उल्लेख किया गया है। क्योंकि वर्तमान मामले में कोर्ट ने कहा कि वर्तमान इस मामले में तीनों विषय लागू नहीं होते, क्योंकि वो न तो क्योंकि वो मेजर थी, तो न तो उसने फुसलाया है, नहीं उसने छिपाया। वो इसका भी कहना था कि मैंने डिटेन रोक और इसको नहीं किया है, मतलब छिपाने का काम नहीं, बल्कि वो फ्री है, अपने साथ रहना चाहे तो रहे, नहीं तो नहीं भी रहे मेरे साथ। तो ये मामला था, प्रश्न था अब कोर्ट ने कहा कि डिटेन करने की बात है या निरुद्ध करने की बात है, अथवा सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि डिटेन का मतलब या निरुद्ध करने का मतलब है कि पति की इच्छा के विरुद्ध वो वहाँ रह रही है। इसका मतलब है कि आप इस अपराध जो धारा 498 है वो आपके ऊपर लागू होगी, क्योंकि विवाह के पश्चात पति की इच्छा के विरुद्ध या उसको निरुद्ध किया जाता है, या मतलब उसके पति की इच्छा के विरुद्ध रहती है, तो इसका मतलब है कि वो इस धारा के तहत अपराध माना जाता है। तो पति के अधिकारों की रक्षा करती है धारा, और वो अपीलार्थी ये माना गया कि पत्नी की सहमति या इच्छा जिससे कि पति की को पत्नी के साथ रहने से वंचित होना पड़ा, अतः ये असंगत है और अपीलार्थी अपराध का दोषी माना गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया, और इस धारा के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 498 के तहत आरोप सिद्ध माना गया। और इसके तहत
अपराधी मान लिया गया, तो ये कहा गया कि रिश्ती की बात जो है वो जब जहाँ स्पष्ट बात है तो उसमें हम किसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन न करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया।